हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की ज्योग्राफी का चैप्टर 10 परिवहन तथा संचार। सबसे पहले देखते हैं परिवहन किसे कहते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था में किसी वस्तु, व्यक्ति या पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना ही परिवहन कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु को या किसी भी यात्री को जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं किसी भी परिवहन के साधन के माध्यम से, तो उसको हम कहते हैं परिवहन। यहाँ हम देखेंगे परिवहन के विभिन्न साधनों का उल्लेख किया गया है, जिसमें मुख्य 3 साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन में 3 साधन आते हैं: सड़क परिवहन, रेल परिवहन और पाइपलाइन। पाइपलाइन के माध्यम से हम द्रव या गैसीय अवस्था में जो भी पदार्थ होते हैं उनका परिवहन करते हैं। अब आते हैं जल परिवहन पे, जिसमें दो साधन आते हैं: आंतरिक जल परिवहन, यानी किसी भी नदी या नहर के माध्यम से किसी देश के आंतरिक भाग में जब परिवहन किया जाता है तो उसको हम आंतरिक जल परिवहन या अंतर्देशीय जल परिवहन कहते हैं। और दूसरा है सामुद्रिक जल परिवहन, जिसे अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन भी कहते हैं। जब किसी एक देश से दूसरे देश को जब हम जल के माध्यम से परिवहन करते हैं वस्तुओं का, तो उसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय जल परिवहन। तीसरा हमारा टाइप है वायु परिवहन, जिसके अंतर्गत 2 साधन होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक है घरेलू विमान सेवा, जिसको हम अंतर्देशीय वायु सेवा भी कहते हैं, और दूसरा हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। घरेलू विमान सेवा के अंतर्गत हम किसी देश में आंतरिक भाग में वायु परिवहन अवेलेबल कराते हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के अंतर्गत हम किसी 2 देशों के बीच में इंटरनेशनल लेवल पे वायु सेवा अवेलेबल कराते हैं। घरेलू विमान सेवा में 2 तरीके के आते हैं: एक सार्वजनिक प्राधिकरण यानी कि पब्लिक सेक्टर वाला विमान सेवा, और दूसरा है निजी विमान सेवा, यानी जो किसी प्राइवेट सेक्टर में विमान सेवा अवेलेबल कराई जाती है वो। तो आइए हम अब इसके अंतर्गत जो भी परिवहन के साधन हैं उनको हम डिटेल पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है स्थल परिवहन। स्थल परिवहन के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे सड़क परिवहन, रोडवेज के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं सड़क परिवहन का महत्व क्या होता है या उसके क्या लाभ हैं। तो पहला लाभ है कि ये छोटी दूरी के लिए बहुत ही वैल्यूएबल होता है, क्योंकि जहाँ हम रेलवे की बात करते हैं तो रेलवे तब फ़ायदेमंद होता है जब वो लंबी दूरी के लिए हो या ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन करना हो, तब रेलवे ज़्यादा लाभदायक होता है। जबकि सड़क परिवहन छोटी दूरी या कम वस्तुओं या कम यात्रियों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। लंबी दूरी के लिए सड़क परिवहन बहुत खर्चीला पड़ता है। इसके बाद देखते हैं कि जो सड़क परिवहन होता है वो घर तक सेवा अवेलेबल कराता है, यानी डोर टू डोर सर्विस अवेलेबल कराता है सड़क परिवहन। जबकि रेल परिवहन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ही किसी भी वस्तु का या यात्रियों का परिवहन करवाता है। इसी तरीके से जब वायु सेवा देखते हैं तो वो भी एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट तक ही, जबकि सड़क परिवहन के अंतर्गत हम एक घर से दूसरे के घर तक हम परिवहन सेवा एफर्ट कर सकते हैं। तीसरा इसका लाभ है कि रेलवे लाइन बिछाने में ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होती है, जबकि सड़क के निर्माण में रेलवे की अपेक्षा कम पूंजी की आवश्यकता होती है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि रेलवे लाइन को बिछाने से ज़्यादा सस्ता सड़कों के निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त चौथा पॉइंट हमारा या चौथा लाभ हम कह सकते हैं कि ये भू आकृति से प्रभावित नहीं होता है या बहुत कम प्रभावित होता है। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में भी हम सड़कों का निर्माण कर सकते हैं, लेकिन रेलवे लाइन का निर्माण हम नहीं कर सकते हैं, या पर्वतीय क्षेत्रों में हम एयरपोर्ट का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क परिवहन एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। पांचवा लाभ है कि सड़क परिवहन जो भी परिवहन के अन्य साधन हैं उनके बीच में एक कड़ी का काम करता है। यानी कि अगर हमको रेलवे से हमको यात्रा करनी है तो सबसे पहले हमको सड़क के माध्यम से ही रेलवे स्टेशन तक पहुंचना होगा, या अगर हमको वायु परिवहन के माध्यम से हमको एरोप्लेन से जाना है कहीं पे तो हमको सड़क के माध्यम से ही हमको हवाई अड्डे तक पहुंचना होगा। यानी कि परिवहन के जो अन्य साधन हैं, चाहे वो रेलवे हो या जल परिवहन हो या वायु परिवहन हो, इन सब तक जाने के लिए
हमको सड़कों का सहारा लेना पड़ता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सड़क परिवहन है वो हमारे परिवहन के जो अन्य साधन हैं उन तक पहुंचने का एक कड़ी के रूप में, एक चेन के रूप में काम करता है। अब आइए देखते हैं सड़कों के वर्गीकरण या उनका क्लासिफिकेशन। तो भारत में सड़कों की क्षमता के आधार पर उनको 6 भागों में बांटा गया है। पहला है स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग, दूसरा राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जिसको कहते हैं, तीसरा राज्य राजमार्ग स्टेट हाईवे, चौथा जिला सड़कें डिस्ट्रिक्ट रोड्स, पांचवा अन्य सड़कें जिसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कें आती हैं, और छठा सीमांत सड़कें जो बॉर्डर रोड्स होते हैं, जो बॉर्डर एरियाज में बनाए जाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना या गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट क्या है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो 4 महानगर हैं हमारे, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इन चारों महानगरों को जोड़ने के लिए जो रोड बनाई गई है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर जो लंबी हाईवे बनाई गई है, जो 4 से 6 लेन वाली होती है, उसको हम लोग स्वर्णिम चतुर्भुज कहते हैं। स्वर्णिम इसलिए नाम रखा गया क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चारों महानगरों के बीच में दूरी को कम करती है, परिवहन के समय को कम करती है और परिवहन लागत को कम करती है। इसलिए जो हमारा चारों महानगरों के बीच में व्यापार होता है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। इसकी वजह से हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ पे भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से इसको हम स्वर्णिम कहते हैं। इसके अलावा इसको हम चतुर्भुज कहते हैं। चतुर्भुज जिसमें 4 भुजाएं हैं, 1, 2, 3 और 4, ये 4 भुजाओं से बने होने के कारण इसको हम चतुर्भुज कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसके साथ ही उत्तर दक्षिण गलियारे का भी निर्माण किया गया है, जो श्रीनगर से कन्याकुमारी तक को जोड़ता है, जो उत्तर से दक्षिण की ओर फैला हुआ है। यानी ग्रीन कलर से जो भी दिखाया गया है वो स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग के अंतर्गत ही उत्तर दक्षिण गलियारा दिखाया गया है। तो उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है, जबकि पूरब पश्चिम गलियारा पोरबंदर से सिलचर, असम में सिलचर है, उसको जोड़ता है। तो इस तरीके से जो हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज हैं उसमें चारों भुजाओं यानी कि चतुर्भुज के अलावा उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम गलियारे का भी निर्माण किया गया है। इसका स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग जो बनाया गया उसका निर्माण कौन करता है, रखरखाव कौन करता है, तो वो करता है राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण, NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका निर्माण भी करता है और कहीं टूट फूट होती है तो मरम्मत भी यही कराता है। निर्माण का उद्देश्य क्या होता है कि जो भी चारों महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इनके बीच में परिवहन के समय को और परिवहन की दूरी को कम करना ही इसका मेन उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त उत्तर दक्षिण गलियारा और पूरब पश्चिम गलियारा बनाने का उद्देश्य है कि भारत की संस्कृति को उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक जोड़ना, ताकि भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। आइए देखते हैं ये हमारा स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग और ये उसका मैप। अब देखते हैं नेशनल हाईवेज़ के बारे में। नेशनल हाईवे किसे कहते हैं, तो जो भी महामार्ग राज्य की राजधानियों को या देश की राजधानी या भारत के जो भी प्रमुख बड़े नगर हैं या पत्तन हैं उनको जोड़ने वाले जो महामार्ग होते हैं, हाईवेज़ होते हैं, उनको हम लोग राष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं या राष्ट्रीय महामार्ग कहते हैं। इनका निर्माण और रखरखाव कौन करता है, इनका निर्माण केंद्र सरकार के अधीन CPWD, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग जिसको हम कहते हैं सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, इसका निर्माण करवाता है, या टूट फूट होती है तो उसका मरम्मत कराता है। इसके अतिरिक्त इन महामार्गों के निर्माण का उद्देश्य क्या होता है, तो इन महामार्गों के निर्माण का उद्देश्य होता है कि देश की जितनी भी राजधानियां हैं उनको आपस में जोड़ना, उनके बीच में कनेक्टिविटी को बेहतर करना, और जो भी बड़े महानगर हैं या दूरस्थ क्षेत्र हैं या सी पोर्ट्स हमारे हैं उनके बीच में जो एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ावा देना, ताकि व्यापार को या आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ावा मिल सके। इसके अतिरिक्त
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मार्ग का विस्तार कहाँ तक पाया जाता है। तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं उनका विस्तार पूरे भारत के अंदर पाया जाता है, जो सड़क यातायात का 40% भाग का वहन करता है। ये डाटा ये बताता है कि नेशनल हाईवे कितना इम्पॉर्टेंट है। जितने भी सड़क परिवहन सड़क यातायात होता है उसका 40% ओनली नेशनल हाईवे के थ्रू ही होता है। इसके बाद आते हैं मार्ग की लंबाई क्या होती है। तो मार्ग की जो भी लंबाई है वो जितने भी सड़कें हैं उनकी कुल लंबाई का 2% है। यानी पूरे भारत में जितनी भी सड़कें हैं उसका 2% केवल नेशनल हाईवे है, जबकि परिवहन का 40% भाग इसी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे पॉइंट वाइज जितने भी पॉइंट दिए गए हैं उनको हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के बीच में कंपैरिजन करने के लिए पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं स्टेट हाईवे किसे कहते हैं। राज्य राजमार्ग। तो राज्य राजमार्ग वो महामार्ग होते हैं जो राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय या अन्य जो नगर होते हैं राज्य में स्थित नगर, उनको जोड़ने का काम करता है। निर्माण इनका कौन कराता है और टूट फूट की मरम्मत कौन कराता है। तो राज्य के अधीन PWD डिपार्टमेंट कराता है, यानी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन स्टेट हाईवेज़ का निर्माण भी कराता है, और कहीं टूट फूट होती है तो उसका मरम्मत भी यही PWD लोक निर्माण विभाग ही कराता है। इनके निर्माण का उद्देश्य होता है जो भी राज्य की राजधानी है उसको जिला मुख्यालयों से जोड़ना, जिससे कि प्रशासन को बढ़ावा बेहतर किया जा सके। इसके अतिरिक्त मार्ग का विस्तार कहाँ पाया जाता है। तो पूरे राज्य में इन मार्गों का विस्तार होता है। मार्ग की लंबाई, तो जो भी मार्ग की लंबाई है वो कुल मार्गों की लंबाई का 4% है। यानी यहाँ हम कंपेयर कर सकते हैं कि नेशनल हाईवे कुल मार्गों की लंबाई का केवल 2% है, जबकि स्टेट हाईवे कुल मार्गों की लंबाई का 4% है। इसके बाद हम पढ़ते हैं, देखते हैं जिला सड़कें, उनके बारे में डिटेल देखते हैं। तो जिला सड़कें वो सड़कें होती हैं जो जिला मुख्यालय को जिले के जो अन्य प्रमुख नगर हैं, जैसे तहसील का मुख्यालय या ब्लॉक का मुख्यालय, उससे जोड़ने का काम करता है। इनके निर्माण और रखरखाव का काम जिला स्तर पर PWD डिपार्टमेंट ही करता है। इसके अतिरिक्त इनके निर्माण का उद्देश्य होता है जिला मुख्यालय को जिले के अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे जोड़ने का इनका उद्देश्य होता है। इनका विस्तार किसी जिले के अंदर ही पाया जाता है और ये कुल मार्गों की लंबाई का 40% होती हैं। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं विलेज रोड्स के बारे में। तो विलेज रोड्स वो सड़कें होती हैं जो गांवों को आपस में जोड़ती हैं। इनका निर्माण और रखरखाव प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाता है। निर्माण का उद्देश्य होता है कि जितनी भी भारत के गांव हैं उनको आपस में जोड़ना, और साथ ही नियरेस्ट जो भी पक्की सड़कें हैं, जैसे कोई भी नेशनल हाईवे वहां से गुजरता है या कोई भी स्टेट हाईवे गुजरता है या कोई भी डिस्ट्रिक्ट रोड गुजरती हैं वहाँ से, उनसे इन गांवों को जोड़ने का उद्देश्य इनका होता है। यानी कि गांवों को आपस में जोड़ना और साथ ही जो भी वहाँ नियरेस्ट पक्की सड़क होती है उससे जोड़ने का उद्देश्य होता है। यानी गांवों को उस नियरेस्ट पक्की सड़क से जोड़ने के लिए ही ये ग्रामीण सड़कें बनाई जाती हैं। इन ग्रामीण सड़कों का विस्तार पूरे ग्रामीण क्षेत्र में उस गांव के क्षेत्र में होता है, और ये सड़कों की कुल लंबाई का 80% है, क्योंकि भारत को कहा जाता है गांवों का देश है। यानी यहाँ गांव सबसे ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं, शहरों की अपेक्षा गांवों का परसेंटेज ज़्यादा है। इसीलिए यहाँ पे ग्रामीण सड़कों का भी परसेंटेज बाकी के कंपैरिजन में ज़्यादा है। 80% ग्रामीण सड़कें ही भारत में पाई जाती हैं। इसके बाद आते हैं बॉर्डर रोड, यानी ऐसे रोड जिनका निर्माण भारत के बॉर्डर एरिया में होता है। ये सड़कें भारत के उत्तरी भाग में या उत्तरी पूर्वी सीमा वाले भाग में पाई जाती हैं, बनाई जाती हैं, जो चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया से लगे हुए हैं। ये यूँ हम कह सकते हैं कि जो हिमालयी क्षेत्र से लगे हुए जो रोड्स हैं उन्हीं को हम सीमांत सड़कें, नाम से ही क्लियर है, सीमांत, सीमा का जहां अंत होता है, ऐसे क्षेत्र में बॉर्डर रोड्स का निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण और रखरखाव का कार्य BRO का होता है,
यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO की स्थापना इन सड़कों के निर्माण के लिए ही की गई थी 1960 में। और इस BRO यानी कि सीमा सड़क संगठन का उद्देश्य होता है कि ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों में निर्माण कार्य करना और ऐसे सीमावर्ती क्षेत्र में जो भी सड़कें बनी हुई हैं उनमें जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करने की जिम्मेदारी इसी डिपार्टमेंट की, इसी संगठन की होती है। निर्माण का उद्देश्य क्या होता है ऐसे सड़कों के? तो निर्माण के 2 उद्देश्य होते हैं। पहला, देश की सुरक्षा हेतु जो भी तैयारियां हैं उनको मजबूती प्रदान करना, या देश के सीमांत क्षेत्रों में जो भी बॉर्डर पे सेनाएं लगी होती हैं उन तक हथियार पहुंचाने या उन तक रसद पहुंचाने यानी कि अन्न पहुंचाने के लिए इन सड़कों का सहारा लिया जाता है। इसके अतिरिक्त सीमांत क्षेत्रों में जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनको गति देने के लिए भी ये सड़कें बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि BRO के क्या कार्य हैं? तो BRO के 2 कार्य होते हैं। एक तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण करना, इस तरीके के जो बॉर्डर रोड्स हैं उनका निर्माण करना, और दूसरा कि जो भी पर्वतीय क्षेत्र हैं, ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है या कभी कभी लैंडस्लाइडिंग होती है, ऐसे क्षेत्रों में जो भी रोड पे लैंडस्लाइडिंग या बर्फ़ पड़ने की वजह से रोड बाधित हो जाता है तो उनको हटाने, बर्फ़ हटाने या लैंडस्लाइडिंग वाले जो मलबा होता है उसको हटाने की जिम्मेदारी पर्वतीय क्षेत्रों में, अति ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इसी ऑर्गेनाइजेशन का होता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। इसके बाद देखते हैं भारत में एक नई परियोजना चलाई गई है भारत की आर्थिक स्थिति को सशक्त करने के लिए, जिसको हम कहते हैं भारतमाला परियोजना। ये परियोजना भारत को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए ही 25 अक्टूबर 2017 में इसको स्वीकृति मिली थी। इसके अंतर्गत सड़कों की कुल लंबाई 51,000 किलोमीटर की होगी। ये परियोजना 2 चरणों में होनी है। पहला चरण उसका 2022 में ख़त्म होना था, लेकिन कोविड की वजह से वो थोड़ा डीले हो गया है। इस भारतमाला परियोजना के उद्देश्य क्या है कि तटवर्ती जो क्षेत्र हैं उन वहाँ के तटवर्ती क्षेत्रों में जो भी राज्य हैं उनके सड़कों का विकास करना, उन सड़कों का विकास करके जो भी बंदरगाह हैं यानी सी पोर्ट्स हैं उनको जोड़ना, जो भी पिछड़े क्षेत्र हैं, पिछड़े इलाके, उनको जोड़ के उनकी आर्थिक स्थिति को सशक्त करना। इसके साथ ही धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ के उन स्थलों के पर्यटन को बढ़ावा देना, जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति है उसको भारत की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। इसके अंतर्गत 1500 बड़े पुलों और 200 जो रेल के ओवरब्रिज या अंडरब्रिज होते हैं उनके निर्माण किया जाना है। और इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत, इस परियोजना के अंतर्गत 900 किलोमीटर की नए राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास करके और भारत के सभी जिलों को से जोड़ने की योजना। आइए अब हम भारत के रेल परिवहन के बारे में चर्चा करते हैं। भारत में रेल परिवहन का विकास ब्रिटिश काल में ही हो चुका था। 1853 में जब 34 किलोमीटर की लंबाई की मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलवे लाइन निर्मित की गई थी। भारत में 1853 में ब्रिटिश काल में रेल परिवहन का विकास करने का मुख्य कारण था कि भारत में जो भी आंतरिक क्षेत्र में खनिज संसाधन या ऊर्जा के संसाधन वहाँ अवेलेबल थे उनको तटीय क्षेत्रों तक ले जाना रेलवे लाइन के माध्यम से, रेल के माध्यम से, जिससे तटीय क्षेत्रों से समुद्र परिवहन के माध्यम से ब्रिटेन तक उस खनिज संसाधन और ऊर्जा संसाधन या जो नील और कपास की खेती की जाती थी उन संसाधनों को ले जाने के लिए ही या शोषण करने के लिए ही भारतीय रेल परिवहन का निर्माण ब्रिटिश काल में किया गया था। अब आइए देखते हैं पटरी की चौड़ाई के आधार पे जो भारतीय रेल है उनको कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पटरी की चौड़ाई के आधार पर भारतीय रेल को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है ब्रॉड गेज, जिसमें पटरियों के बीच की दूरी 1.616 मीटर होती है, जबकि दूसरा है मीटर गेज जिसमें पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर की होती है, और तीसरा नैरो गेज जिसमें पटरियों के बीच की दूरी कहीं कहीं पे 0.76 मीटर और कहीं कहीं पे 0.61 मीटर के आसपास पाई जाती है। भारतीय रेल सही से सुचारू रूप से कार्य करे इसके लिए भारतीय रेल को 18 रेलवे जोन और 73 डिवीजन्स में बांटा गया है। यहाँ पे पूरे 18 रेल मंडलों, उनके मुख्यालय और गठन की तिथि की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद
देखते हैं कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे का विकास भारत के पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पे कोंकण रेलवे का विकास किया गया है, जो कि 1998 में विकसित किया गया। जो भारत में इस रेलवे का शुरुआत एक सिरा महाराष्ट्र के रोहा में स्थापित है और दूसरा सिरा कर्नाटक के मंगलौर में है। तो ये रेल मार्ग महाराष्ट्र में रोहा से कर्नाटक के मंगलौर के बीच में 760 किलोमीटर की लंबाई में फैला है। यहाँ पे ये है महाराष्ट्र का रोहा और यहाँ पे कर्नाटक का मंगलौर, इसके बीच में ये पूरी रेल लाइन 760 किलोमीटर की लंबाई में फैली हुई है। ये रेल मार्ग 146 नदियों, उनकी प्रमुख जो सहायक नदियां हैं, धाराएं हैं, उनके ऊपर से गुजरती है, जहां पे करीब 2000 पुलों का निर्माण किया गया है इन नदियों के ऊपर, और 91 सुरंगों को पार करता हुआ ये रेल मार्ग फैला हुआ है। भारत में इस रेल मार्ग पे सबसे लंबी सुरंग 6.5 किलोमीटर है, वो स्थित है। पहले ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग थी, लेकिन चीन में 16 किलोमीटर की लंबी सुरंग का निर्माण होने के कारण अब ये एशिया की सबसे लंबी सुरंग नहीं है। आज का वीडियो हमारा यहीं ख़त्म होता है, बाकी के चैप्टर हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।